नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं करुणाशंकर और आज हमारे साथ प्रसिद्ध इतिहासकार, कई म्यूज़ियम आपने खड़े किए, लाल किले में 4 म्यूज़ियम। एक तरह से देखा जाए तो ये बेमानी नहीं होगी या अतिशयोक्ति नहीं होगी कि म्यूज़ियम के माध्यम से देश की नई पीढ़ी को इतिहास बताने और इतिहास को गठित करने का एक कार्य आपने अपने हाथ में लिया है। कपिल कुमार जी, सर आपका नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। सर, आप इतिहास के बारे में जितना भी कहें, जो भी चीज़ें आप लिखते, आपकी जो कार्यशैली में चीज़ें आई, वो हमेशा एक प्रेरणा रही देश के लिए और आगे भी आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरित होती रहेंगी। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, जो देश में चल रहा है, जो मणिपुर में हुआ, जो मेवात में चल रहा है, गुरुग्राम में 144 धारा लग चुकी है, ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें विभाजन होने के बाद में भी जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे हमारी संविधान सभा में, उनको यहाँ रहने दिया गया। 1950 में वो संविधान में लगातार हिस्सा लेते रहे, अपने हिसाब से बनवाते रहे और दस्तखत करके फिर पाकिस्तान चले गए। जी, और उसके बाद में जो एक प्रक्रिया यहाँ पे बनाई गई इस देश के अंदर, मेवात को लीजिए। मेवात के अंदर उस समय 47-48 में एक मांग उठी मेवातिस्तान की, जी, और एक अब्दुल्ला करके थे, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, जो इनके नेता थे, उसको पंजाब के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, गोपीचंद भार्गव, जी, उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया दिल्ली पुलिस से, और इन लोगों के जितने बैंक अकाउंट वगैरह थे वो सब सीज करा दिए। एक स्कूल था उसको बंद करवा दिया। तो नेहरू चिट्ठी लिखते हैं भार्गव को कि ये तुमने क्या किया, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कैसे कर लिया, ये तो पंजाब पुलिस को करना था। जी, और उसके बाद में लिखते हैं कि मैंने श्री प्रकाश को इस आदमी से जेल में मिलने भेजा था और उसने आके मुझे बताया कि ये तो जेल के बाहर हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और उसके बाद पंजाब के मिनिस्टर पे प्रभाव डाल करके वो बैंक अकाउंट जो सीज किए गए थे वो भी छुड़वाए गए, और वो उनके जो स्कूल वूल बंद करवाए थे वो भी करवाए गए, और उस आदमी को छोड़ दिया गया। तो ऐसे लोगों को जिनको इन्होंने पैट्रनेज दिया, कि जो के अलग उस समय सेपरेटिज्म की बात कर रहे थे, अलग अलगाववाद की बात कर रहे थे, और वो भी दिल्ली के बराबर में बैठे हुए, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर, तो ये टेंडेंसी मुक्त नहीं हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एक राष्ट्रवादी नैरेटिव था, जैसे सावरकर जी ने अपनी किताब में अजीमुल्लाह का जिक्र किया है, नाना साहब के साथ जो थे, या अशफाक उल्लाह का रेवोल्यूशनरी का जिक्र आता है, ये नेशनलिस्ट नैरेटिव मुसलमानों में से इस देश के गायब कर दिया गया। और इनको लगातार जिन्ना और वो अपना वो जो शायर था, क्या नाम, इकबाल और लियाकत अली, ये सब पढ़ाए गए। तो इसलिए इन लोगों से ये उम्मीद करना कि इन लोगों को दबा दिया गया। तो और एक देखिए, मैंने एक सीआईडी रिपोर्ट देखी 1947 की, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, वो नेहरू तक गई। उस सीआईडी में रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के अंदर ये नारा दिया जा रहा है कि लड़के दिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो इस टेंडेंसी को, इस मानसिकता को इस देश के अंदर कभी खत्म नहीं किया। देखिए, मैं किसी धर्म के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, किसी मुसलमान के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मानसिकता, जिस मानसिकता ने इसको जन्म दिया, उस मानसिकता को जिस तरीके से पनपने दिया गया इस देश के अंदर, वो इन्होंने किया। और मेवात के अंदर ये एक इतिहास बना पूरा इसी तरीके से। यही स्थिति मणिपुर की है। देखिए, ये वो मणिपुर है जिस मणिपुर के अंदर कुकी, नागा, मैती, खासी, इन सब ने मिलकर के आजाद हिंद सरकार का साथ दिया था, आजाद हिंद फौज का साथ दिया था। वही मोरांग है जहां पे झंडा फहराया था शौकत अली ने, वही बिशनपुर है जिसको जीता था। और उसके बाद में क्या होता है कि 1946 के अंदर नागालैंड का एक प्रतिनिधि कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में स्टेज से बोलता है कि मणिपुर के अंदर, ये अपना नागालैंड में अमेरिकन मिशनरी जो है वो हमको उकसा रहे हैं कि भारत संघ में मत जाओ, इंडियन यूनियन में मत जाओ। तो नेहरू स्टेज से भाषण देते हुए जवाब देते हैं कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो नागालैंड से शुरू नहीं होगा। और वहां पे करीबन 90,000 लोगों ने
15 अगस्त के बाद अर्जी दी कि हम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज का साथ दिया था, तो हम लोगों को फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जाए। तो नेहरू ने तो आज़ाद हिंद फौज को नहीं घोषित किया था स्वतंत्रता सेनानी, इनको क्या घोषित करता। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन आया वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया देखिए, वहाँ पे आप सरदार पटेल की चिट्ठी देखिए 1949 की, उनके देहांत से 1 महीने पहले की लिखी हुई, चीन के ऊपर जो लिखी है नेहरू को, जिसमें वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने इलाके ये हैं, चाइना इन पे नज़र रखे हुए है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, यहाँ पे डिफेंस बढ़ना चाहिए, यहाँ के लोगों को हमें विश्वास में लेना चाहिए। नेहरू ने वो चिट्ठी भी एक कोने में डाल दी उठाकर, और उसका बाद एक नई थ्योरी इन्होंने चलाई कांग्रेस वालों ने, मेनलैंड और पेरिफेरी। भाई भारत का हर नागरिक और भारत का हर हिस्सा हमारी मुख्य धारा है के साथ, दिल्ली तो मुख्य धारा है और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले जो हैं ये तो पेरिफेरी पे हैं। तो उससे एक अलगाव और बढ़ा। और आगे आ जाइए, बाद में बांग्लादेशी वहां से मुसलमान जाके तमाम बसने शुरू किए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जाकर। वो तो जिन्ना ने 46 से ही शुरू करा दिए थे, डायरेक्ट स्टेशन डे बनाने के बाद से ही पहले ही 1-1.5 लाख बांग्लादेशी जो हैं उधर से भेज दिए थे इन इलाकों में, आसाम और इन जगहों पे जाकर के। और रही सही कसर जो है कांग्रेस ने ये रोहिंग्यों के आने पे पूरी कर दी। और अब आज जो है वो सोरोस का पैसा बोल रहा है कि देश को। भाई अभी मैं हैरान हो गया जब मैंने वो वीडियो देखा कि कैसे अमेरिका का वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ट्रंप के समय में, वो बयान दे रहा है खुलेआम अब कि $30 बिलियन अमेरिका ने खर्च किए ट्रंप की आंखों में धूप झोल करके 1919 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए। तो ये सब जो देश के अंदर चल रहा है, तो ये जो हो रहा है आज मान लीजिए मेवात में हुआ है। अभी 3 दिन पहले आपके वो पकड़े गए थे जी, पुणे में जो पकड़े गए, जो बम्बई को ब्लास्ट करना चाहते थे, अल-सुफ़ा के, हाँ, उनका भी आया कि वो जंगलों में, सिंहदुर्ग के जंगलों के अंदर वो बम ब्लास्ट करते थे। तो मैंने तभी ट्वीट किया था परसों, और दिल्ली पुलिस को किया था कि भाई ये जो दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर जो जंगल हैं आसपास और जो मॉन्यूमेंट हैं जहाँ कोई नहीं होता, इनको स्कैन किया जाए। और एक दिन बाद ही आप देखिए नूह के अंदर दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पे से गोलियां चलाई जाती है शिव भक्तों के ऊपर, शिव मंदिर के ऊपर, किस तरीके से आगजनी की जाती है, किस तरीके से मारा जाता है। तो ये क्या हो रहा है देश में? इसको केवल एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मान लेना, ये तो खाली कानून की समस्या है। नहीं भाई, ये ऑपोजिशन वाले चिल्लाते हैं, मुझे शर्म आती है इनके चिल्लाने के ऊपर। सरकार करे, सरकार, अरे तुम भड़काओ और हर चीज सरकार करे, तुम्हारा क्या योगदान है एज ऑपोजिशन देश को बचाने के लिए, इसमें लेकर के सिवाय आग लगाने के और हवा देने के पूरे उसके अंदर पूरा लेकर के जो तुम कर रहे हो इसके अंदर। देश के लिए ये हो रहा है। ये कोई, आप समझते हैं ये क्या कोई मामूली चीज है कि हर जगह पथराव हो जाता है? मतलब पत्थर क्या आसमान से आ जाते हैं अंगूरों के साथ में जो रखे रहते हैं वहां पे छतों के ऊपर, और वहां से पड़ने शुरू हो जाते हैं लेकर के। और ये लोग देखिए भूल गए लोग। मैं कहता हूं आज भारत के हर भारतवासी को देखना चाहिए वो नक्शा जो अलकायदा ने और ISIS ने बनाए हैं, कि कैसे टर्की से और वहां से सऊदी अरेबिया से लेकर के और इंडोनेशिया तक पूरे इलाके को हरा दिखा करके जी। और जो गजवा हिंद की बात करते हैं वो क्या खत्म हो गया है? ये सारा गजवा हिंद का पार्ट है हिस्टोरिकली भी, अगर आप इसे देखेंगे और आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे। कितने हमारे भारतीयों के आज युवा लोगों को ये मालूम है कि 2 लाख पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में आए थे वीजा लेकर के, वो यहां पे गायब हो गए। हमारी तो पुलिस वाली 500 रुपए रिश्वत लेकर के उनको छोड़ देती थी कि हाँ जी ढूंढने गए थे घर पे, नहीं मिला जा करके। तमाम स्लीपिंग सेल बनाए गए यहाँ पे इस देश के अंदर। और हमारी हिंदुओं में क्या मेंटेलिटी है? सीमा भाभी आ गई हमारी पाकिस्तान से, अब तो सनातन हो गई है जी, उसको भाभी बना लो, मुंह दिखाई देने जा रहे हैं उसको। शर्म से डूब मरे ये लोग। इनको मालूम नहीं है कि जासूसी किस तरीके से की जाती है, प्लांट की जाती है। उस पर भी मैं बोला पहले दिन, 20 सवाल उठाए थे मैंने कहा जब किसी जासूस को प्लांट करना होता है तो लोकेशन देखी जाती है कि उसको कैंटोनमेंट के पीछे करें या वहां करें जहां अफसरों की कॉलोनी है, जहां से राज मिल सके। मैं कहा इस गांव में पता करवाइए कितने एक्स आर्मी मैन हैं और कितने हमारी सेना के अभी इस गांव से लोग मौजूद हैं। और उस दिन कर्नल शैलेंद्र सिंह थे, उन्होंने बताया कि 27 लोग तो ऑलरेडी सर्विंग है उस गांव से आर्मी के अंदर, और घेवर एयरपोर्ट जो आ रहा है जहां पे स्लीपिंग वो डालने वाले थे, और हमारे लोग उसको भाभी और मुंह दिखाई देने को तैयार। तो ये कब जागेगा हिंदुस्तान? मतलब कितनी बार पिटेगा? मैंने बार बार एक बात कही है कि देखिए, किसी ने मुझसे सवाल डिफरेंस पूछा था
जी कि अंतर बताइए। तो मैंने कहा अंतर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। अगर आप उस अंतर को समझ सकते हैं कि मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया और छोड़ दिया, और जब उसकी जीत हुई तो उसने क्या किया। तो अगर आप अपना वो हाल कराने को तैयार हैं इन गजवा हिंद वालों से, तो छोड़ते रहिए, अपीजमेंट करते रहिए, उनको चढ़ाते रहिए सिर के ऊपर, बात खत्म। फिर गुलाम बन जाना, फिर कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी कर देगा। जैसे चचनामा पढ़िए आप, जी तो सिंध के ऊपर जब आक्रमण हुआ मीर कासिम का, तो किसी जोशी ने भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ तो अब इस्लाम का राज होगा। तो हमारे बड़े बड़े लोग जो थे हिंदुओं में से, वो उसकी चाकरी करने को पहुंच गए वापस। और आज भी, और देखिए हिंदुस्तान जब भी गुलाम हुआ है या कोई युद्ध हारा है, वो किसी दूसरी की बहादुरी की वजह से नहीं हारा कि वो हमसे ज्यादा बहादुर थे। चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे मुगल हो, चाहे तुर्क हो, हम सिर्फ गद्दारों की वजह से हारे। और आज भी हमारे यहाँ उनकी कमी नहीं है। अब तो राजनीतिक दल ये काम कर रहे हैं। कोई दल चीन से गुप्तसिद्धि कराता है जाकर के, कोई दल का नेता अमेरिका पहुंच जाता है, उसकी मीटिंग में खालिस्तान के नारे लगते हैं, उसके यहाँ ISI के लोग बैठे हुए होते हैं। हमारा देश देख रहा है इस चीज को, तो इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत के खिलाफ एक युद्ध है, और इसको युद्ध स्तर पे लड़ना होगा। मतलब जो जैसे CAA हुआ, उसके बाद दिल्ली दंगे हुए, मणिपुर की घटना होती है, आप और देखिए ना, जब उसके बाद ट्रम्प आया था तो दिल्ली में जी कितने दंगे हुए जी उस तो समय। वही तो दिल्ली दंगे जो हुए, उसके बाद अब जो चल रहा है मेवात का, इसके पहले मणिपुर की घटना उठाई गई। मतलब टूल किट, पूरा का पूरा एक टूल किट का हिस्सा हो सकता है ये। हो सकता नहीं है, जी है। देखिए सकता है कि तो बात ही मत करिए आप। जी देखिए मेरे को अपनी एजेंसीज पे पूरा विश्वास है, मेरी एजेंसीज में कोई कमी नहीं। जी और आज भी ये जो मणिपुर ये सब हो रहा है, लोग कहते हैं पाकिस्तान ने आतंकवाद शुरू किया, हम पे नहीं, हम पे सबसे पहला आतंकवाद चीन ने शुरू किया था। पूरा नक्सलाइट मूवमेंट इस देश में चीन ने खड़ा किया है। सारा आर्म्स जो है उनको उधर से दिया जाता था। ये जो अंडरग्राउंड बने थे ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड में, मणिपुर में और इधर, ये सब चीन ने बनवाए थे सबसे पहले। हम क्यों छुपाते हैं उस चीज को? हमें क्यों शर्म आती है इस बात को कहने में कि चीन ने आतंकवाद को जन्म दिया? पाकिस्तान ने तो 89 और तब से भी शुरू करवाया उस चीज को अपना करके। हम इस चीज को क्यों नहीं समझते? और आज सवाल देखिए, इनका इस्लाम का केवल फेनेटिक्स जो है, इनका केवल गजवा हिंद नहीं है, गजवा यूरोप शुरू कर दिया है इन्होंने। जी आप देखिए फ्रांस में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है। मैंने तो लंदन का इंग्लिशतान नाम कर दिया है, मैं इंग्लैंड नहीं बोलता हूं उसको, इंग्लिशतान हो गया है। और जो और देशों में हो रहा है, और वो भी उनको चीप लेबर चाहिए थी, अब भुगते चीप लेबर का नतीजा जो सामने आ रहा है पूरा लेकर के। उस मानसिकता को ही नहीं समझ सकते, जिस मानसिकता से हमारी लड़ाई है। 4 टेररिस्ट हम रोज मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। तो उस मानसिकता को जब तक नहीं मारेंगे आप, जो इनको जन्म देती है। और ये मानसिकता कहाँ से जाती है? कर्नल RSN सिंह ने एक बहुत बढ़िया बात कही, 100 वाले जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये देवबंदी और बरेलवी, यही तो ये मानसिकता यहां से वहां भेजते हैं, और पाकिस्तान उनको भी ट्रेन करके भेजता है। और आप देखिए जो इस्लामिक आतंकवाद आया है, ये तो सारा पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर शुरू करवाया है ना, जब से तालिबान बनाया गया पूरा लेकर के। और आज भी दोनों एक दूसरे के समर्थक हैं। हमारे देशवासी ये नहीं समझ सकते कि अमेरिका जो है वो भारत को किसी भी क्षेत्र में सशक्त होते नहीं देख सकता। एक चीन की इकोनॉमी बन गई इतनी बड़ी, अमेरिका हिल गया। आज भारत जो कर रहा है कि रूबल रूपी ट्रेड की बात कर रहा है, आज जो तेल को लेकर के जयशंकर ने जवाब दिया अमेरिकियों को कि जब कहा कि पाबंदियां लगाओ आर्थिक, रूस पे तुम इनसे तेल लेना बंद करो, उनके मुंह पे, उनकी जमीन पे जो जयशंकर जवाब दे करके आए कि हमारे लिए अपने हित सामने है, हम अपने हिसाब से अपना व्यापार करेंगे। तो उससे सबसे ज्यादा अगर कोई घबराया है तो अमेरिका घबराया है। और हमारे देशवासियों को ये चीज समझनी चाहिए। इस चीज को, एक अच्छी बात हमारे युवाओं में आज हो रही है, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है, कि एक बड़ी चेतना उनमें ये आ गई है कि देश अगर ऊपर उठेगा तो वो भी ऊपर उठेंगे। ये एक बहुत सकारात्मक चीज आई है कि देश के साथ उनका व्यक्तिगत वो जुड़ा हुआ है।